लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत और केंद्र में सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में पार्टी महासचिवों की बैठक बुलाई है। ये बैठक प्रधानमंत्री के सरकारी आवास 7 RCR में होनी है। सूत्रों के मुताबिक बैठक का उद्देश्य पार्टी महासचिवों को सावधान करना है। दरअसल प्रधानमंत्री को लगता है कि कहीं बम्पर जीत के बाद पार्टी संगठन असावधान न हो जाए। सूत्रों के मुताबिक बैठक आरएसएस के निर्देश के बाद बुलाई गई है। दरअसल आरएसएस को लगता है कि लोकसभा चुनाव में जीत और फिर केंद्र में सरकार के गठन के बाद बीजेपी कार्यकर्ता जनता से दूर न चले जाएं। मोदी आज की बैठक में आरएसएस की चिंताओं से पार्टी महासचिवों को अवगत कराएंगे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महासचिवों से उम्मीद करते हैं कि वो लोगों से संवाद कायम रखें और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुँचाएं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी संगठन में बड़े फेरबदल की तैयारी की जा रही है। पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, 3 उपाध्यक्ष जयहुल ओरांव, उमा भारती और स्मृति ईरानी के साथ साथ 3 पार्टी महासचिव सरकार में शामिल हैं। लिहाजा इनकी जगह नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। अमित शाह, जेपी नड्डा और गुजरात बीजेपी के प्रभारी ओम प्रकाश माथुर बीजेपी अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल हैं। पार्टी की नजर आगामी 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर ही है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की शिक्षा से संबंधित जानकारी लीक करने के आरोप में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 5 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। आरोप है कि इनकी लीक किए गई जानकारी से पता चला कि शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी ने डीयू में फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं दिया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के 5 नॉन टीचिंग स्टाफ को गोपनीय फाइल देखने और उसकी जानकारी लीक करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया है। सभी स्टाफ सेक्शन ऑफिसर से नीचे के लेवल के हैं। रॉबर्ट वाड्रा की सुरक्षा वापस लेने के कयास के बीच प्रियंका गांधी वाड्रा ने एसपीजी के डायरेक्टर दुर्गा प्रसाद को आहत होकर चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में प्रियंका ने मांग की है कि उन्हें और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा को एयरपोर्ट्स पर मिलने वाले विशेष अधिकार वापस ले लिए जाएं। उन्हें इन सुविधाओं की कोई जरूरत नहीं है। प्रियंका ने लिखा है कि इस सूची में वाड्रा का नाम उनके कहने पर नहीं बल्कि एसपीजी के पूर्व प्रमुखों और दिल्ली पुलिस के कहने पर डाला गया था। न ही उनके या उनके पति के कहने से ऐसा हुआ है। जब से सुरक्षा मिली है तब से उनके पति को लगातार शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है। प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा कोई सरकारी पद पर नहीं है, लेकिन प्रियंका वाड्रा को एसपीजी सुरक्षा प्राप्त है। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या के बाद पूरे परिवार को एसपीजी सुरक्षा कवच मिला हुआ है। इसके तहत प्रियंका वाड्रा को एयरपोर्ट में सुरक्षा जांच से नहीं गुजरना पड़ता है। प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा भी जब प्रियंका के साथ यात्रा करते हैं तो उन्हें भी इस सुरक्षा जांच से नहीं गुजरना होता, लेकिन जब वो अकेले यात्रा करते हैं तो उनकी भी सुरक्षा जांच होती है। प्रियंका ने इसी को आधार बनाते हुए एसपीजी डायरेक्टर को लिखा है कि वैसे भी जब वो अकेले जाते हैं तो एयरपोर्ट पर उनकी पूरी चेकिंग होती है। मैंने ये बात पहले भी कई बार सुरक्षा एजेंसियों को लिखी है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि सरकार उनके नाम को सूची से हटाने के बारे में विचार कर रही है। ऐसे में मैं सूचित करना चाहती हूं कि मुझे नहीं लगता कि ये ठीक होगा कि हवाई अड्डों पर आते जाते समय मैं और मेरे बच्चे इस सुविधा का लाभ उठाते रहें और एक साथ सफर कर रहे परिवार के लोगों को अलग अलग श्रेणी में रखा जाए। हमारे लिए यही सही होगा कि हम एयरपोर्ट पर सामान्य तरीके से जाएं और हमारी तलाशी वगैरह हो जैसे कि आम लोगों की होती है। सिविल एविएशन मंत्री अशोक गजपति राजू ने संकेत दिए थे कि वाड्रा को मिलने वाली छूट की समीक्षा हो सकती है। हालांकि उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा के साथ साथ 25 ऐसे लोगों की सुरक्षा विशेषाधिकार की समीक्षा की बात कही थी। मुंबई की कैंपा कोला सोसाइटी के 100 फ्लैट्स में रहने वाले लोगों को मिली राहत आज खत्म हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को 31 मई 2014 तक मोहलत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि 31 मई तक अवैध फ्लैट्स में रह रहे लोगों को हर हाल में घर छोड़ना होगा। यहाँ रहने वाले लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार के लिए अर्जी दी थी, लेकिन कोर्ट ने फैसला बदलने से इनकार कर दिया था। करीब 25 साल पहले कैंपा कोला सोसाइटी की इमारतें जरूरी मंजूरी के बगैर बनाई गई थी। बिल्डर ने नियमों के खिलाफ जाकर 17 से 20 मंजिल तक की 7 इमारतें बना डाली। इनके अवैध फ्लैट्स बेच भी दिए। फ्लैट्स में रहने वालों की दलील है कि वो बिल्डर की धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। हालांकि कोर्ट में लोगों की ये दलील खारिज हो गई थी। 2002 में मुंबई के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इन इमारतों में 5वीं मंजिल से ऊपर बने फ्लैट्स को गैर कानूनी घोषित कर दिया था और इन्हें गिराने का आदेश जारी किया है।
दिल्ली एनसीआर में कल शाम अंधड़ के साथ आई तेज बारिश ने 9 जिंदगियां छीन ली। शाम 4:30 बजे के करीब धूल भरे अंधड़ के साथ साथ अचानक अंधियारा छा गया और हवा ने 92 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ ली। इसी बीच तेज बारिश शुरू हो गई। दिल्ली पर तूफान और बारिश का कहर जमकर बरपा। कई जगहों पर हुए हादसों में दिल्ली में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोगों की मौत एनसीआर में हुई है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी तेज हवाओं के साथ जबरदस्त बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक एनसीआर के मौसम में अचानक आई ये तब्दीली हरियाणा में साइक्लोन की वजह से थी। 1 जून तक एनसीआर में बारिश और तेज हवाओं के आसार हैं, जिसके चलते करीब 3 जून तक मौसम में नमी बनी रहेगी और तेज गर्मी से राहत मिलेगी। कल परसों बादल भी आएगा दिल्ली में, आपका डस्टाम थंडरस्टॉर्म भी होने की संभावना, हल्का फुल्का रेन होने की भी संभावना कल परसों दिल्ली में। इसके वजह से आपको गर्मी से रिलीफ मिलेगा कल से 2-3 तारीख तक। तूफान के कहर से एनसीआर के कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने आज 11 बजे तूफान के बाद समीक्षा बैठक बुलाई है। ऊर्जा मंत्री की दिल्ली एनसीआर में खराब हुई बिजली सप्लाई की जल्द बहाली पर नजर है। बैठक में तूफान से हुए नुकसान का भी अनुमान लगाया जाना है। दिल्ली में एयरपोर्ट पर एयर इंडिया समेत 3 विमानों को भी नुकसान पहुंचा है। तूफान के चलते उड़कर गिरे सामानों से विमान को क्षति पहुंची है। इसके साथ ही तूफान की वजह से दिल्ली आने वाले 12 विमानों का रास्ता बदला गया। जयपुर, अमृतसर, लखनऊ में लैंडिंग कराई गई। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए निराशाजनक नतीजे आने के बाद उत्तर प्रदेश में अचानक शुरू हुई भीषण बिजली कटौती के पीछे बीजेपी राज्य सरकार की साजिश मान रही है। बीजेपी के मुताबिक लोगों को समाजवादी पार्टी को वोट न देने की सजा मिल रही है। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने ये कहकर इसे और हवा दे दी है कि प्रदेश सरकार बहानेबाजी कर रही है। बिजली की कोई कमी नहीं है और वो चाहे तो चुनाव से पहले की ही तरह केंद्र से बिजली खरीद सकती है। बिजली के मुद्दे पर चौतरफा घिरे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बिजली संकट पर मची हाय तौबा को दुष्प्रचार करार दिया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री गोयल के बयान पर पलटवार करते हुए अखिलेश ने कहा है कि प्रदेश सरकार स्वयं बिजली उत्पादन में पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन केंद्र सरकार ने उसे कोयला नहीं दिया। सबसे पहले जिस भी मंत्री ने ये कहा है कि बिजली खरीद ले, हम ये कहेंगे कि उत्तर प्रदेश सक्षम है बिजली बनाने में, कारखाने लगाने में। हमारा कोयला, उत्तर प्रदेश का सरकार का कोयला और यहाँ कारखाने लगाने के लिए कोयला जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराएं। वो 15 दिन में उपलब्ध कराएंगे तो 15 दिन में हम काम शुरू कर देंगे। बीजेपी का आरोप है कि प्रदेश में 20 से 24 घंटे तक बिजली की कटौती की जा रही है, जबकि राज्य के वो जिले जहां से समाजवादी पार्टी के बड़े नेता सांसद हैं, वहां 24 घंटे बिजली की आपूर्ति हो रही है। मुलायम के क्षेत्र आजमगढ़ और मैनपुरी, जबकि अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव के संसदीय क्षेत्र कन्नौज में 24 घंटे बिजली की सप्लाई की जा रही है। तो ये एक नीतिगत फैसला है और हमारे जो यूपी के लिए पूरा जो सिस्टम हमारा बिजली का है और उसमें हम कहाँ किस जिले में आपूर्ति, शहर में या गांव में कितने घंटे देनी है उसके समय, वो सब निर्धारण होता है, पूरे महीने का होता है, तो वही निर्धारण इसका होता है। पंजाब में भारी बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। लोग बेहाल हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का कोई हल नहीं निकल रहा। राज्य के थर्मल प्लांट को इन दिनों कोयले की कमी से गुजरना पड़ रहा है। एमएनएस चीफ राज ठाकरे की आज मुंबई में रैली होनी है। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद राज की ये रैली महत्वपूर्ण हो गई है। दरअसल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव बेहद करीब है। फर्जी मुठभेड़ मामलों के सिलसिले में सलाखों के पीछे आईपीएस अधिकारी डीजी बंजारा आज रिटायर हो रहे हैं। डीजी बंजारा 34 साल की सेवा के बाद रिटायर हो रहे हैं। बंजारा पिछले 7 साल से जेल में कैद है। सोहराबुद्दीन शेख के फर्जी एनकाउंटर के सिलसिले में मार्च 2007 में राज्य की सीआईडी ने बंजारा को गिरफ्तार किया था, तब से वो जेल में ही है। मोदी सरकार ने मनमोहन सरकार के उस निर्णय को कायम रखा है जिसके तहत हर महीने डीजल के दामों में 50 पैसे की बढ़ोतरी हो जाती थी। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सरकार इस बाबत फिलहाल पुरानी कैबिनेट के फैसले को बदल नहीं रही है, हालांकि इस पर आगे विचार होगा। भारत ने 32 मछुआरों और 2 नागरिकों समेत 37 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा किया है। पाकिस्तान ने नवाज शरीफ की भारत यात्रा के दौरान 151 भारतीय कैदियों को रिहा किया था। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि भारत की विभिन्न जेलों में बंद कैदियों को वाघा सीमा पर पाकिस्तानी अधिकारियों को सौंप दिया गया है।
विदेशी निवेश को लेकर मोदी सरकार को संघ की हरी झंडी मिल गई है। मोदी सरकार रक्षा निर्माण के क्षेत्र में एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। खबरों के मुताबिक रक्षा में विदेशी निवेश की सीमा 26% से बढ़ाकर 100% करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। नायडू ने मोदी से मांग की है कि जरूरतमंद राज्यों को केंद्र की मदद मिलनी चाहिए। नायडू ने रायलसीमा क्षेत्र के लिए भी विशेष पैकेज की मांग की। सीमांध्र के गुंटूर जिले में 8 जून को अपने शपथ ग्रहण समारोह के लिए भी मोदी को आमंत्रित किया है। चंद्रबाबू नायडू आंध्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। समाज सेवी अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने केंद्र में बनी एनडीए सरकार की प्रशंसा की। अब तक किसी भी पार्टी के पक्ष में खुलकर नहीं बोल रहे अन्ना हजारे ने पहली बार खुलेआम अपना पक्ष रखा है। अन्ना ने मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। ये तो पहली सरकार भी ऐसे एसआईटी नियुक्त कर सकते थे, डिसीजन ले सकते थे, लेकिन इन्होंने आते ही एसआईटी नियुक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सरकारी आवास 7 रेस कोर्स में शिफ्ट हो गए हैं। मोदी अब तक गुजरात भवन में रह रहे थे। 1984 से लगातार ये आवास प्रधानमंत्री के लिए ही इस्तेमाल होता आ रहा है। तृणमूल कांग्रेस के संसदीय दल की बैठक कोलकाता में होने जा रही है। लोकसभा चुनाव में पार्टी ने राज्य में अच्छा प्रदर्शन किया है। लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 34 लोकसभा सीटों पर कब्जा जमाया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज उत्तर प्रदेश के बदायूं जाएंगे और सामूहिक बलात्कार की शिकार 2 नाबालिग लड़कियों के परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। पार्टी सूत्रों ने ये जानकारी जारी की है। प्रदेश में इस बर्बर घटना को लेकर भारी विरोध हो रहा है। अभी तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा किया है कि दोषियों को दंडित करने के लिए फास्ट ट्रैक अदालत गठित की जाएगी। बदायूं में 2 बहनों के सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या कर उनके शव पेड़ पर लटकाने की घटना पर केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। उत्तर प्रदेश सरकार से घटना की रिपोर्ट मांगी गई है। उत्तर प्रदेश शासन ने गृह मंत्रालय को एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र ने 8 बिंदुओं पर पुलिस से विशेष रिपोर्ट मांगी थी। मायावती ने उत्तर प्रदेश के बदायूं में 2 बहनों की बलात्कार के बाद की गई हत्या के मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। मायावती ने कहा कि यूपी की पुलिस इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। सरकार ने बदायूं केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने का फैसला किया है। महिला एवं बाल कल्याण मंत्री मेनका गांधी ने ऐलान किया है कि सरकार के पहले 100 दिनों में उनके विभाग की पहली प्राथमिकता हर जिले में रेप क्राइसिस सेंटर खोलने की है। इन सेंटर्स पर महिलाओं को लीगल एड, मेडिकल एड और पुलिस आदि की प्राथमिकताएं मिलेंगी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के घर छापा मारकर करोड़ों की अवैध संपत्ति जब्त की गई। एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस अधिकारी के घर से लाखों की नकदी जब्त की है। झारखंड के डीजीपी और सीएम को हत्या की धमकी वाले एसएमएस भेजने के आरोप में जमशेदपुर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक का नाम गुंजन कुमार है, जबकि दूसरे का नाम सुधीर कुमार ठाकुर है। ये पेशे से वकील है। ग्रेटर नोएडा के थाना सूरजपुर इलाके से एक महिला को कार में अगवा कर गैंगरेप किया गया। महिला को शिकार बनाने के बाद उसे सड़क पर फेंककर आरोपी फरार हो गए। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक आश्रम में बच्चों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। पुलिस ने पॉस्को के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में एक महिला की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। वीरेंद्र सहवाग के विस्फोटक शतक की बदौलत किंग्स 11 पंजाब की टीम आईपीएल के फाइनल में पहुंच गई। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए दूसरे क्वालिफायर में पंजाब ने चेन्नई को 24 रनों से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब की टीम ने 6 विकेट पर 226 रनों का स्कोर खड़ा किया। जवाब में चेन्नई की टीम 7 विकेट पर 202 रन ही बना सकी। पंजाब की जीत में सबसे बड़ा योगदान वीरेंद्र सहवाग के विस्फोटक शतक का रहा। सहवाग ने 58 गेंदों पर 122 रनों की पारी खेली, जिसमें 12 चौके और 8 छक्के शामिल हैं। आईपीएल 7 में किसी भारतीय का ये पहला शतक है। सहवाग की आतिशी बल्लेबाजी का जवाब चेन्नई की तरफ से सुरेश रैना ने दिया।
रैना ने सिर्फ 25 गेंदों पर 87 रन बनाए। रैना की पारी में 12 चौके और 6 छक्के शामिल हैं। रैना ने परविंदर अवाना को खास तौर पर अपना निशाना बनाया। अवाना से 10 गेंदों पर रैना ने 40 रन लिए। चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाज परविंदर अवाना के लिए मैच किसी बुरे सपने की तरह था। अवाना के ओवर में 33 रन बने। पहली 2 गेंदों पर रैना ने छक्का जमाया। इसके बाद लगातार 5 चौके। अवाना ने एक नो बॉल फेंकी थी। अवाना ने 4 ओवर्स में कुल 59 रन दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक उपाध्यक्ष अमित शाह को मोदी की जगह जीसीए की कमान मिल सकती है। आईपीएल के बाद अब युवराज सिंह की फुटबॉल वर्ल्ड कप पर नजरें हैं। युवराज ने कहा है कि फीफा वर्ल्ड कप में वो ब्राजील का समर्थन करेंगे और रोनाल्डो के जादू पर उनकी भी निगाहें होंगी। दक्षिण पश्चिमी चीन के यूनान प्रांत का यिंगजियांग काउंटी कल भूकंप से हिल उठा। चाइना अर्थक्वेक नेटवर्क सेंटर के मुताबिक कल सुबह 9:20 पर 6.1 की तीव्रता का भूकंप आया था। भूकंप से 34 लोग जख्मी हो गए, जिनमें 3 की हालत नाजुक है। मार्च 2011 में यहां 5.8 की तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी। अमेरिकी विदेशी विभाग ने पुष्टि की है कि 25 मई को सीरिया के इडबिल प्रोविंस में एक अमेरिकी नागरिक ने आत्मघाती हमला किया था। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता की जान साकी के मुताबिक अमेरिकी नागरिक अबू हुरैरा अल अमेरिकी ने अलकायदा से जुड़े संगठन जबात अल नस्रा के लिए हमले को अंजाम दिया। ये संगठन राष्ट्रपति बशर अल असद के तख्ता पलट के लिए संघर्ष कर रहा है।